This conference will and now be recorded. and uh, yeah, basically is a secure tunnel, is a defined tunnel, private tunnel for data security without any connection failure. Any other points that you want to add? Uh, yeah, और कुछ no पॉइंट्स such, आप ऐड कर सकते हैं इसमें? no such as such. ठीक है, ठीक है, no problem. So let me help you to understand about, if anyone ask you question why we need to configure VPN over Azure portal, so उसके multiple reasons हो सकते हैं. Think about, we establish our entire resources over a Microsoft Azure portal. This is Azure portal, and Azure portal पे हमने बहुत सारी सर्विसेज परचेज कर रखी हैं. We have already purchased multiple services. You establish your database service over Azure portal. Think about, SQL सर्वर आपने पोर्टल पे लगा रखा है. You establish your storage. आपने SAN स्टोरेज परचेज कर रखा है with capacity of 50 TB. We establish multiple services like web server भी आपने establish कर रखा है पोर्टल के ऊपर. Everything is running properly. सब कुछ क्लियर है. एंड दिस इज Mhm. अवर ऑन प्रोमाइसिस ऑफिस. ये अपना ऑन प्रोमाइसिस ऑफिस हो गया, या इंडिविजुअल पर्सन हो गया जिसमें हम साइट टू पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. ये एक इंडिविजुअल बंदा है जो वर्क फ्रॉम होम टास्क परफॉर्म करता है, या Right, इसकी right. जॉब जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए, राइट. सो आपका जो Mhm. ऑफिस है ना, विच इज कनेक्टेड विद ISP, मैंडेटरी है कि उसके पास Right. उनका खुद का इंटरनेट होगा. और Mhm. जो बंदे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका पर्सनल ISP होगा. जितने भी बंदे अपने घर से काम कर रहे हैं उनका पर्सनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा. Right. एज्योर का अपना खुद का ISP है. एज्योर के पास अपना खुद का ISP है, राइट. सो Mhm. बेसिकली द SQL सर्वर, एक छोटा सा एग्जांपल, SQL सर्वर का एग्जांपल लेते हैं. SQL सर्वर के अंदर मल्टीपल टेबल्स हम तैयार कर सकते हैं, मल्टीपल क्यूज तैयार कर सकते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर सकते हैं. दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ SQL सर्वर. We have a lots of example, like if we talk about the e-commerce website, जितने भी पॉपुलर e-commerce वेबसाइट है या नॉन पॉपुलर e-commerce वेबसाइट है, हम फ्लिपकार्ट की बात कर सकते हैं, अमेजन की बात कर सकते हैं, अदर जितने भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, यू आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट. लैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, हजारों प्रोडक्ट अवेलेबल है. हर एक प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करके रखा गया है. आप फाइंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को अपने बजट के अकॉर्डिंग, कि 5 से 10 हजार का हमारा बजट है, 10 से 20 हजार का बजट है. अकॉर्डिंग टू द बजट आप मोबाइल परचेज करना चाहते हैं, हम बजट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, ब्रांड के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं. तो ये जो फिल्टर हम लगाते हैं पोर्टल के ऊपर, जो फिल्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, विच इज मैनेज बाय द इंटायर फीचर्स ऑफ आवर ई कॉमर्स वेबसाइट, मैनेज बाय द SQL सर्वर और एनी अदर डेटाबेस सर्विसेज. इन सभी का जो मैनेजमेंट है ना, वो किसी ना किसी डेटाबेस के थ्रू किया जाता है. और इस डेटाबेस में मैनुअल एंट्री करनी होती है. बंदे SQL इंजीनियर, डेटाबेस इंजीनियर मशीन से इसकी एंट्री करते हैं. इमेज को डालना, उसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डालना, उसके कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी पेस्ट उस करना, ये सब राइट सर, मैनुअल उसका टास्क. अलग सा टेबल टेबल रहता है, उसका अलग सा टेबल ऐड करना पड़ता है. एग्जैक्टली. अब थिंक अबाउट, आपने सिक्वल को वो क्लाउड में परचेज कर लिया. ये आपने सिक्वल क्लाउड में परचेज कर लिया क्योंकि यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनी अमाउंट फॉर हार्डवेयर, और ना ही आपके पास टाइम है, या ना आप कोई इंजीनियर हायर करना चाहते हैं फॉर मॉनिटरिंग पर्पज, कि बंदा हार्डवेयर को मॉनिटर करे, उसका इंटरनेट, पावर सप्लाई, सभी चीजें वो देखे. सो आपने क्या किया, सिक्वल सर्वर को तो क्लाउड में परचेज कर लिया, और ऑन प्रोमाइसेस पे आपने सिक्वल इंजीनियर्स को हायर कर लिए. अभी SQL सर्वर की का एक्सेस आपको ऑन प्रोमाइसेस के बंदे को देना है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मीन्स इम्प्लीमेंट द, they are responsible to Implement feed the the table information or in your website. हाँ yes. जी. तो ये ऑफिस के बंदे भी होते हैं Mhm. और वर्क फ्रॉम होम वाले बंदे भी हो सकते हैं, ठीक है. एंड Remote engineer, कभी भी yeah. एज्योर की सर्विस से हम पब्लिक आईपी एड्रेस पे शेयरिंग नहीं करेंगे. वी डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग ओवर अ पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि वो सिक्योर नहीं माना जाता जब हम पब्लिक आईपी एड्रेस के बिहाफ पे
कोई चीज शेयर करने का काम करते हैं। क्लियर? Clear. सो सिक्योरिटी के लिए दोनों 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 नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए वीपीएन को इन्वॉल्व किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इन्वॉल्व किया जाता है। द वर्क ऑफ वीपीएन विच इज प्रोवाइड सिक्योर टनल। The responsibility of our VPN can provide the secure tunnel. दो अलग अलग डिफरेंट आईएसपी के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, उनके बीच में डेटा ट्रांजेक्शन करने के लिए हम टनल का इस्तेमाल करते हैं, वीपीएन टनल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को किसी भी लोकेशन में, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली। इज दैट क्लियर? Clear, sir. Okay. ठीक है। Thank you. प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। यू नीड टू नो अबाउट द प्रोटोकॉल्स, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, स्पेशली बीपीएन के केस में, तो वी शुड नो अबाउट दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए। Okay. एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन? एनी अदर क्वेश्चन गाइस? एनी अदर क्वेश्चन गाइस? प्लीज कंफर्म। I have no, sir. चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। एंड हमने कंप्यूट सर्विस देखा था, अभी हम कंप्यूट के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज द पैनल वे वी कैन डिस्कस अबाउट, वे वी कैन डिस्कस अबाउट कंप्यूट सर्विसेज। तो कंप्यूट, द मीनिंग ऑफ कंप्यूट इज बेसिकली रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन। हम यहाँ पे वीएम की बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे सर्वर की बात करने वाले हैं। सो वी हैव अ 4 डिफरेंट मेथड टू सेट अप आवर वर्चुअल मशीन: ऑन डिमांड बेस्ड वर्चुअल मशीन, dedicated host virtual machine, reserve virtual machine, and VMSS virtual machine install set। ये चार मेथड हैं, एंड एज ए Azure एडमिनिस्ट्रेटर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट कि कौन सा मेथड हमें सेलेक्ट करना है। सो टू आइडेंटिफाई द मेथड, टू सेलेक्ट द मेथड, you must need to know about the concept of these types of virtual machines। ये हमें मालूम होना चाहिए। और ऑन डिमांड, एज वी डिस्कस बिफोर अबाउट द ऑन डिमांड, इसमें कभी भी एज्यूर आपको कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करता, बिकॉज इट्स अ यूज बेसिकली यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पज, या बहुत छोटे प्रोजेक्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए जो 1 महीने 2 महीने या 3 महीने तक का प्रोजेक्ट चलने वाला है, तो हम कोशिश करते हैं ऑन डिमांड पे प्रोसीड कर दें। लेकिन अगर हम टेस्टिंग पर्पज के लिए, वी जस्ट वांटेड टू चेक कि किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करेगा, मीन्स किस तरीके से हमारे एज्योर की सर्विसेज रन करेंगी, उस केस में भी हम मोस्टली ऑन डिमांड बेस्ड सर्विसेज पे ही प्रीफर्ड करते हैं, एंड विच इज कंसिडर एज ए पे एज यू गो, एज पर द यूसेज। जैसे आप पे करेंगे, मीन्स जिस तरीके से यूसेज रहेगा, उस यूसेज के विहाब पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन इज डेडिकेटेड होस्ट, एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ डेडिकेटेड होस्ट, जिसमें आपको नॉर्मली वर्चुअल मशीन का एक डेडिकेटेड मिल जाता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो आई एम मूविंग टू आवर पोर्टल, और यहाँ पे हम एक नई वर्चुअल मशीन तैयार करने वाले हैं। लेट मी क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन।
This is the panel where we can create our virtual machine. So अभी हमने जो account है, let me check how many virtual machines are available, and according to that we will proceed for the virtual machine creation. I'm going to create a virtual machine based on demand. On demand के भी यहाँ पे एक virtual machine तैयार करते हैं, and after that we'll discuss about reservation and other option. Create पे click करेंगे, create virtual machine. It will redirect you on another page, and we should know about the each and every options that we have. इस virtual machine के dashboard में जो भी options दिखाई पड़ेंगे हम उसको एक बार verify कर लेते हैं. Same options are available. I'm going to proceed and create virtual machine in AVD class. Type the name of your virtual machine. You can put any name. Central US is our location, and we are able to find availability set. So in the availability set, three different options are available. Availability zone, availability scale set, और यहाँ पे availability set का option दिखाई पड़ रहा है. PMSS and availability set. It's our responsibility. We should know about the meaning of these points because we are responsible to understand about failover. So these points can help us. These points can work just like as a failover. Virtual machine failover. As we discussed before, Azure अपने डेटा सेंटर को मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन में स्टैब्लिश कर रखा है, और उसी के अकॉर्डिंग मल्टीपल लोकेशन में डेटा सेंटर होने के वजह से he give us a 95.99% of fault tolerance. डिफॉल्ट फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें अगर हम, जो एज्योर या मोस्ट ऑफ क्लाउड जो प्रोवाइड करते हैं, डिफॉल्ट एफटी की बात करें, डिफॉल्ट फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें, सो इट विल प्रोवाइड अस ऑप्शन 95.99%. ये बाय डिफॉल्ट फॉल्ट टॉलरेंस है. इफ यू वांट टू इनहैंस इट, इफ यू वांट टू इंक्रीज इट, इसके लिए अपने पास तीन अलग मेथड है, तीन अलग ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है अवेलेबिलिटी सेट. पहला ऑप्शन हमें मिलता है अवेलेबिलिटी सेट का. दूसरा अवेलेबिलिटी जोन का. और तीसरा ऑप्शन है अपने पास वीएमएसएस का. ये तीनों ऑप्शन फॉल्ट टॉलरेंस को इनहैंस करते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस को इंक्रीज करने का काम करते हैं. Our responsibility, we should know about the gap between these three different points. पहला जो ऑप्शन है अवेलेबिलिटी सेट का, इस केस में whenever we proceed, it give us ऑप्शन अवेलेबिलिटी सेट पे जाते हैं, it will redirect you on another page. जब आप create पे क्लिक करेंगे, we are able to find two different option. One is fault domain और दूसरा है update domain. Fault domain 2 या मैक्सिमम 3 लगा सकते हैं. अपडेट डोमेन की बात करें, डिफॉल्ट 5 है लेकिन मैक्सिमम आप 20 तक पहुंचा सकते हैं as per your requirement. But question, what is use of fault domains and update domain? I am going to divide it into two different part. ये आपका Azure पोर्टल है, दिस इज Azure पोर्टल जो यूजर के लिए एक्सेस है. जैसे हम यहाँ पे अगर क्रिएट कर रहे हैं तो दिस इज द यूजर पैनल. आपने एक वर्चुअल मशीन प्लान किया बनाने का, एक सर्वर प्लान किया क्रिएट करने का. एंड सेकेंड ऑप्शन फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन की बात कर लेते हैं. फॉल्ट डोमेन और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपडेट डोमेन की बात कर लेते हैं. फॉल्ट डोमेन में अपने पास दो डोमेन आपको दिखाई पड़ जाएगा. एज पर योर रिक्वायरमेंट आप दो पे जा सकते हैं.
और अपडेट डोमेन में हमने यहाँ पे डिफॉल्ट में 5 है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको इनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन, द यूसेज ऑफ फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन, इसका एक्चुअल में यूसेज क्या है? जब आप वीएम क्रिएट करते हैं अवेलेबिलिटी सेट में, तो आपकी वर्चुअल मशीन की 2 कॉपियां, एक आपकी ये सक्साई होस्ट 1 में, ये होस्ट 1 हो गया, और दूसरी कॉपी आपकी होस्ट 2 में अवेलेबल हो जाती है। होस्ट 1 में या डोमेन 1 में, और दूसरा होस्ट 2 में अवेलेबल हो जाता है। सर वन क्वेश्चन है। हाँ जी। मतलब सर ये जो वन वीएम बनाया हमने, तो यहाँ पे हम्म। बैकएंड में आपका 2 चल रहा है फॉल्ट डोमेन में। अगर ए ठीक है। वीएम में अगर कैसे भी इसको कुछ अटैक हो गया, वायरस अटैक कुछ हो गया, ये वीएम क्रैश हो गया, तो हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें? मतलब कैसे मिलेगा इसका डेटा, या इसका ओएस करप्ट हो गया? जैसे इसका कोई स्नैपशॉट या कैप्चर मेरे पास नहीं था, वीएम चल रहा हम्म। था, लेकिन वीएम हम्म। करप्ट हो गया। अब मेरा कुछ विंडोज अपडेट आया, इस वीएम को रिस्टार्ट दिया, बट हम्म। वीएम ऑफ नहीं हो रहा है। तो उस टाइम सर कैसे, मतलब ये यहाँ से मतलब ठीक कर देगा या कुछ अलग सा रास्ता है? अपने आप ठीक जब हो जाएगा या वर्चुअल बैकअप? मशीन जब वर्चुअल मशीन के इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें बैकएंड का टास्क नहीं परफॉर्म करना होता है। वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज में आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, एक होता है रीडिप्लॉय, दूसरा होता है रीअप्लाई। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर पा रहे हैं, बट वर्चुअल मशीन के अंदर कोई भी आप सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट मेनू नहीं दिख रहा है आपको, राइट क्लिक नहीं काम कर रहा है, लेफ्ट क्लिक नहीं काम कर रहा है, नहीं, कभी कभी कोई भी होता है ना सर, आइकॉन हम दिखाई लोग नहीं। ऑन पीएमएसएस में, जैसे मेरा हाइपर भी चल रहा है या वीएमआर चल रहा है, तो उसमें कुछ वीएम चल रहा है। जैसे इस मंथ का सेकेंड वीक में कुछ विंडोज अपडेट आया, तो विंडोज अपडेट किया, उसके बाद नहीं रिस्टार्ट नहीं, दिया, मैं बस मैं वीएम चेंज चल रहा मैं है, भी तो तो वही उसी तरह बोल रहा उसी 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 कंडीशन की बात कर रहा हूँ ना, कि आप हूँ। वर्चुअल मशीन, दो कंडीशन होती है जब आप क्लाउड पे कंप्यूटर खरीदते हो, वर्चुअल मशीन परचेज करते हो, तो हम्म। आपको मेनली 2 तरीके के प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। पहली प्रॉब्लम, ये कॉमन सी प्रॉब्लम है कि आपको आरडीपी ही नहीं मिलेगा। वीएम राइट। ओके है, वीएम रन कर रही है, राइट। पब्लिक आईपी एड्रेस रन कर रही है, और स्टेटस भी रनिंग दिखा रहा है, सब कुछ ओके है। राइट सर, आपने एक कॉमन प्रॉब्लम है, राइट। पोर्ट नंबर 3389 देखा, वो भी एक्टिवेटेड है, बट आपको आरडीपी हम्म। नहीं मिल रहा है, बार बार एरर आ रहा है आरडीपी पे। एक पहली यस। प्रॉब्लम ये हो कभी कभी सकती ब्लैक है, स्क्रीन ठीक है। आता है, आरटीबी जैसे ब्लैक स्क्रीन हाँ आएगा। जी, हाँ जी। अब दूसरा राइट। प्रॉब्लम ये है कि आपने आरडीपी तो एक्सेस कर लिया, लेकिन पासवर्ड देने के बाद, जब आप पासवर्ड दिए ना, उसके बाद से आपको ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है, मतलब स्टार्ट मेनू भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक्सप्लोरर भी नहीं काम हम्म। कर रहा है, या फिर आप कोई राइट। भी आइकॉन ही नहीं देख पा रहे हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक काम करना बंद कर दिया, कमांड काम करना बंद कर दिया। ये दूसरी कंडीशन हुई। इन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए एज्योर ने 2 बिल्ट इन सर्विस को इन्वॉल्व कर रखा है वर्चुअल मशीन में। एक को बोलते हैं रीडिप्लॉय, और दूसरे को बोलते हैं रीअप्लाई। रीडिप्लॉय जब आप करते हैं ना, तो आरडीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब आप रीअप्लाई करते हैं, तो आपके प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी है, वो आपकी रीसेट हो जाती है। लेटेस्ट पैच की वजह से प्रॉब्लम आई, वायरस की वजह से ये प्रॉब्लम आया, या बंदे ने हैक करने की कोशिश की, किसी भी रीजन से अगर आपको डेस्कटॉप नहीं मिल पा रहा है, ब्लैक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, एक्सप्लोरर काम नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें री अप्लाई करना होता है। आरडीपी नहीं आती तो रीडिप्लॉय करते हैं, विच इज नॉट रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी सेट। इसका प्रैक्टिकल हमारी वीएम क्रिएट हो जाएगी, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। इज ओके। दैट ओके ओके? सर। ओके सर। ठीक है। अब यहाँ ओके। पे फॉल्ट डोमेन हो गए 2, अपडेट डोमेन हो गए 5, अलग अलग अपडेट डोमेन हो गए। अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आपको फॉल्ट टॉलरेंस जो है, आपका जो फॉल्ट टॉलरेंस है, वो इंक्रीज होके 99.999 तक का फॉल्ट टॉलरेंस इंक्रीज हो जाता है। अगर आप इस पे जाते हैं, तो अवेलेबिलिटी सेट पे जाते हैं, और 99.999% फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि 1 लाख दिन में 1 दिन हो सकता है कि एज्योर आपकी मशीन को टर्न ऑफ करे मेंटेनेंस के पर्पज के लिए। 99.9999% का मतलब है कि 1 लाख डेज में 1 दिन 24 आवर्स के लिए आपकी मशीन जो है टर्न ऑफ हो या डाउन हो, वो सिचुएशन होती है।
वो भी पूरे 24 घंटे के लिए नहीं होता, हो सकता है 6 घंटे 7 घंटे के लिए मेंटेनेंस में जाए। ये फॉल्ट टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट हुआ। इसका तो चार्जेस एक्स्ट्रा होगा बिलिंग में। डेफिनेटली आप अगर एक अमाउंट पे कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये आप देखिए यहाँ पे एक कॉपी बनी है, अभी तक हमारा जो कॉस्ट था वो 10 रुपीज पर आवर था। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 रुपीज पर आवर था। सॉरी, अगर ये आपने अवेलेबिलिटी सेट में मेंशन किया तो यू हैव टू पे अप्रोक्सीमेटली 18 रुपीज पर आवर। You have to pay the amount as per the usage. Is that clear? But we should know about, जब आपका बिजनेस अच्छा है और आपका ई कॉमर्स वेबसाइट से आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी इतने ज्यादा अमाउंट पे ध्यान देती है। वी ऑलवेज प्रोसीड विद दैट। हमें मेन मोटो ये है कि हमारी साइट डाउन नहीं होनी चाहिए। दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली। वो तो ठीक है, लेकिन सर कुछ कंपनी रहता है ना, कॉस्ट कटिंग के लिए, मतलब जितना चाहे कॉस्ट कम करो वो बोलता ही है, तो नहीं नहीं, उस वो टाइम तो के हर लिए तो कंपनी, कुछ वो ऑप्शन तो रखना पड़ेगा, इसलिए तो वो उसके तो लिए हर बेस्ट प्रैक्टिस कंपनी। मतलब हम लोगों को देना पड़ेगा। हम्म। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आई कैन हियर यू। हेलो। सर ये जो आपने सर यहाँ पे फॉल्ट डोमेन के नीचे जो दो बॉक्सेस बनाए, एक होस्ट वन होस्ट टू, तो ये जो हाँ जी, होस्ट आपने कहा सर कि एक वीएम होस्ट वन में बनेगा, एक वीएम होस्ट टू में बनेगा, तो सर सेमी ये बीम की हो कॉपी कॉपी बनेगी। हाँ, तो ये जो होस्ट से क्या मतलब है? मतलब जो हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे जो अ, मतलब जो डेटा सेंटर का सिनारियो जो देखे थे जिसमें रैक्स थी, फिर वो दूसरा हाँ जी, ऐसा, हाँ जी। तो ये होस्ट का क्या मतलब है सर? आप बताएंगे एग्जैक्टली होस्ट के एक वीएम जो एक एक वीएम है वो कहाँ बन रहा है और दूसरा वीएम कहाँ बन रहा है? मतलब होस्ट से सर क्लियर नहीं हो रहा है मतलब बोलना। चलो इसको रैक मान ले, एक बार हम रैक से समझ में आ जाएगा। सर होस्ट का हर मतलब एक, हार्डवेयर ही हुआ ना? हाँ हाँ, होस्ट का मतलब जैसे ESXi होस्ट आपने सुना होगा, हम्म। जस्ट लाइक ए हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर। होस्ट का मतलब है यहाँ पे हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जब भी हम किसी ब्रांच की बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी ब्रांच की बात करते हैं, ब्रांच इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द जोन। मान लीजिए आपने प्लान किया कि हम अपना पूरा का पूरा डेटा सेंट्रल यूएस में स्टैब्लिश करेंगे। हम अपनी सारी सर्विसेज जो हैं सेंट्रल यूएस में रखना चाहते हैं। एज्योर ने इस सेंट्रल यूएस के लोकेशन में ना बहुत सारे रैक्स लगा रखे हैं, बहुत सारे डेटा सेंटर्स स्टैब्लिश कर रखे हैं। थाउजेंड्स ऑफ होस्ट आर अवेलेबल। और होस्ट का मतलब होता है हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर, एक जिसमें टीबी में रैम, टीबी में 100 कोर का प्रोसेसर, 200 कोर का प्रोसेसर, ऐसे करके हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन, ये लगभग हजारों मशीन एज पर द डिमांड, हजारों मशीन ये लगा के रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो होस्ट होते हैं ना, ये शेयर्ड फॉर्मेट में होते हैं। ये जितने भी होस्ट है ना, ये शेयर्ड रहते हैं। द मीनिंग ऑफ शेयर्ड कि एक ये होस्ट हो गया, आपने एक अकाउंट क्रिएट किया, दूसरे बंदे ने एक अकाउंट क्रिएट किया एज्योर पोर्टल पे, तीसरे बंदे ने एक अकाउंट क्रिएट किया। हो सकता है कि तीनों अकाउंट को जो वर्चुअल मशीन मिल रही है ना, एक सिंगल हार्डवेयर से आ रही है। तीनों होस्ट को जो वर्चुअल मशीन मिल रही है, तीनों अकाउंट को जो वर्चुअल मशीन मिल रही है ना, वो एक ही होस्ट से आ रही है। अकाउंट वन, अकाउंट टू एंड अकाउंट थ्री। इसका इन प्रायोरिटी सर तीनों बंदों माइक्रोसॉफ्ट ही को सेट करता है ना? वो खुद डिसाइड करता है। बैकएंड की चीजें बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करता वो, सर बहुत सारी चीजें VMware हम में जो डीआरएस होता है वही है ना सर, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स। DRS, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स सर्विसेज। सो इसमें क्या होता है ना, अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट को समझते हैं। ये दो लाइव रहेंगे 24/7। तो ऑटोमेटिकली अगर इस होस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, पावर से रिलेटेड इश्यूज आता है, नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, कोई हार्डवेयर फेल हो जाता है, तो डेफिनेटली होस्ट डाउन होगा, तो आपकी VM डाउन होगी।
अगर ये होस्ट डाउन हुआ तो हमारा वीएम वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक आपको आरडीपी देना बंद कर देगा। टर्न ऑन करोगे, टर्न ऑन फेल्ड दिखाई पड़ेगा एवरी टाइम। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एज्योर ने हमें ऑप्शन दे रखा है कि आप अवेलेबिलिटी सेट ले लो, तो जो प्रायोरिटी इस पे मिलती थी सेम कॉपी हम दूसरे होस्ट पे आपको प्रोवाइड करके दे देंगे। सेकेंड, अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्टैंड बाई में होस्ट रख लो। ये अपने पास जो होस्ट है वो स्टैंड बाई में रहेंगे। ये तभी आएंगे पिक्चर में जब इनमें से कोई होस्ट डाउन होगा। अगर इनमें से कोई होस्ट डाउन होगा तो आप क्या करेंगे, इसका जो होस्ट है वो अप हो जाएगा और फिर से आपको वर्चुअल मशीन को अप कर देगा और वर्चुअल मशीन आपकी एज इट इज रन करती रहेगी। दिस बेसिकली इज यही द है सर मेरा, अवेलेबिलिटी सेट। या बेसिकली यही है कि मेरा वीएम का मिरर कॉपी ये कीप रखेगा इसके थ्रू, ताकि मेरा मेन वीएम डाउन होगा तो वहाँ यहाँ से फॉल्ट टॉलरेंस के थ्रू ये इसको मेरे को सर्विस प्रोवाइड करते रहेगा। हाँ, एजेंडा यही है कि हमारी मशीन जो है वो लाइव होनी चाहिए, दैट्स इट। जो मेन मोटो है कि हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो प्रॉपर तरीके से लाइव रहनी चाहिए 24/7। सर ये फॉल्ट डोमेन एंड डेट डोमेन में डिफरेंस एक्चुअली क्या है? फॉल्ट डोमेन 24/7 लाइव रहता है, वर्चुअल मशीन को कंटेन करके रखता है। अपडेट डोमेन स्टैंड बाय में रहता है। अपडेट डोमेन लाइव में कन्वर्ट होगा तब जब आपका कोई एक फाइल डोमेन अगर डाउन होता है। उस केस में आपका जो अपडेट डोमेन्स अवेलेबल हैं वो ऑटोमेटिक एज ए फॉल्ट डोमेन काम करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमारी जो अवेलेबिलिटी है, जो हमारा फॉल्ट टॉलरेंस है वो इंक्रीज रहे, जो फॉल्ट टॉलरेंस रहे वो मेंटेन रहे बेसिकली। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये बात हो गई अपने पास किसकी, रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट। सर ये जो है ये सेम रीजन में बनेगा क्या? हाँ, ये इसकी कंडीशन ये है कि ये सेम रीजन में रहेगा। आई थिंक अगर सेम रीजन डाउन हो गया तो ये अवेलेबल नहीं होगा नहीं तो? नहीं, फिर इसका फिर कोई टास्क नहीं। अगर पूरा का पूरा डेटा सेंटर डाउन हुआ, सेंट्रल यूएस में आपने तैयार किया था, तो आपका ये टास्क नहीं काम करेगा। इसीलिए अवेलेबिलिटी जोन दिया गया है। ओके। ठीक है, अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट्स होता है, आपने वीएम तैयार कर रखा है और आपने जोन सेलेक्ट कर लिया है, तो एक सेंट्रल यूएस हो गया, ठीक है ना, एक वेस्ट यूएस हो गया, या अलग अलग कोई भी लोकेशन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, या ईस्ट सर यूएस हो गया। तो इस दोनों में सर डिफरेंट क्या है अवेलेबिलिटी सेट में और लोड बैलेंसर में? क्योंकि ये भी लोड ही बैलेंस कर रहा है एक साइड से। लोड बैलेंसर और अवेलेबिलिटी सेट नहीं बोथ आर डिफरेंट टू स्केल ईच सेट, अदर। सॉरी मेरे को उसमें पूछना चाहिए था स्केल सेट में। नहीं नहीं, स्केल सेट तो अभी आया नहीं ना, आगे है स्केल सेट। हाँ ओके ओके वीएमएसएस आने वाला है अभी, वीएमएसएस का कॉन्सेप्ट अलग है। ओके वीएमएसएस में एलबी वगैरह सब एक साथ यूज हो जाएगा। ओके। चलो, अवेलेबिलिटी जोन की बात करें तो आपका ये वर्चुअल मशीन है और आपने प्लान किया कि इस अपनी वर्चुअल मशीन को हम सेंट्रल यूएस के डेटा सेंटर में रखना चाहते हैं। अब जब आप सेंट्रल यूएस के डेटा सेंटर में क्रिएट करेंगे ना, सो इट विल आस्क यू कि आप कितने नंबर ऑफ जोन्स और सेलेक्ट करना चाहते हैं एडिशनल। एक तो आपके पास जोन है ही है, आपने प्लान किया कि चलो 2 और जोन में अपना डेटा या अपनी वर्चुअल मशीन रख सकते हैं। तो जब आप दूसरे लोकेशन में वर्चुअल मशीन रखते हैं, दूसरे डेटा सेंटर के अंदर वर्चुअल मशीन को रखते हैं, ठीक है, तो ये आपको नेचुरल क्लाइमेट से बचाता है। गॉट इट? ये आपको नेचुरल क्लाइमेट से बचाता है, नेचुरल इश्यूज से बचाता है, कि अगर उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आई, उस पर्टिकुलर लोकेशन के डेटा सेंटर में कोई नेचुरल क्लाइमेट की वजह से डेटा सेंटर डाउन हुआ, तो दूसरे जो ब्रांचेस हैं एजोर की, दूसरे जो जोन्स हैं, वो आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ अवेलेबिलिटी जोन। डेफिनेटली जब भी आप फॉल्ट टॉलरेंस को इंक्रीज करते हैं, आपको एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है। इट वर्क जस्ट लाइक अर एप्लीकेशन। तो इसके अलावा भी रेप्लिकेशन और बैकअप का भी पार्ट है, लेकिन ये जो है बिल्ट इन सर्विसेज है। एज्यूर हमें ऑप्शन देता है, एज्यूर हमें ऑफर देता है कि आप व्हाइल क्रिएटिंग योर वर्चुअल मशीन आप इमीडिएटली ये सिलेक्शन कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी सेट का और अवेलेबिलिटी जोन का। लास्ट ऑप्शन है
VMSs, so VMSs work just like as a cluster. VMSs आपको एक क्लस्टर प्रोवाइड करता है और क्लस्टर के ऊपर आप मल्टीपल VMs को तैयार कर सकते हैं. N number of virtual machines we are able to create over a cluster. अब क्वेश्चन, क्लस्टर के साथ साथ बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है वर्चुअल मशीन स्केल सेट. द फीचर्स आर ऑटो स्केलिंग. फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ऑटो स्केलिंग मिल जाता है, आपको इसमें लोड बैलेंसर मिल जाता है, you can find the option of LB as well. ठीक है, लोड बैलेंसर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है. सो अगर आपको कोई ऐसी सर्विस चलानी है जिसमें आपने प्लान किया है कि चलो इसमें एप्लीकेशन होस्ट करते हैं, वेब एप्लीकेशन सर्विसेज हम होस्ट करते हैं, या फिर आपने कोई वेबसाइट होस्ट करने का प्लान किया और आपकी जो वेबसाइट है वो फ्लैक्चुएट करती है. फ्लैक्चुएट इन द सेंस कि ई कॉमर्स की मान लेते हैं, स्टार्टिंग में 1 से लेकर 10 तारीख तक बहुत अच्छा ट्रैफिक रहता है, 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच में ट्रैफिक थोड़ा सा डाउन होता है, 20 से लेकर के अगेन 30th तक ट्रैफिक बिल्कुल नन हो जाता है. नन इन द सेंस बहुत मीन्स 100%, देन 60%, और लास्ट के 20 से 30 के बीच में जो ट्रैफिक है वो 20% पे आके रुक जाता है या 25% पे आके रुक जाता है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो वी ऑलवेज प्रोसीड विद VMSs. इस केस में हम VMSs को प्रिफर करेंगे और क्लाइंट को भी सजेस्ट करेंगे प्लीज यूज वर्चुअल मशीन स्केल सेट, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है ना, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, वो यू कैन से दैट स्टेबल नहीं है. स्टेबल नहीं है इन द सेंस कि हम नहीं कह सकते कि आज जो हिट्स हैं हमारे पोर्टल के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो उतने ही हिट्स हमें कल दिखाई पड़ेंगे. तो इस केस में BMSs हमारी मदद करता है. टास्क क्या होता है कि इस केस में हम ऑटो स्केलिंग का इस्तेमाल कर लेंगे. ऑटो स्केलिंग हमें ऑप्शन देता है मैक्सिमम यूसेज का और मिनिमम यूसेज को सेलेक्ट करने का. मैक्सिमम यूसेज CPU की बात कर रहे हैं और मिनिमम CPU यूसेज का इस्तेमाल करने का ऑप्शन दे देता है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम यूसेज का, आपने डिसाइड कर दिया कि 80%, कि हमारा CPU यूसेज 80% के प्लस जाता है ना, तो 4 वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की थी, 5वीं अपने आप आ जाए. 5 वर्चुअल मशीन हो गई, अगर फिर भी 80% प्लस जा रहा है तो ये छठी मशीन अपने आप लॉन्च कर देगा और आपके वर्कलोड को डिवाइड कर देगा. दूसरा, अगर CPU यूसेज हमारा 20% के माइनस जा रहा है, लेस जा रहा है, इट मीन्स दैट मशीन का कोई काम नहीं है, हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, मीन्स हम अपने हार्डवेयर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. तो ये क्या करेगा, अगर इतने परसेंट CPU यूसेज है 20%, तो ये मशीन को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा, ये डिलीट करना स्टार्ट कर देगा. और जब डिलीट करेगा तो डेफिनेटली हमें कॉस्टिंग से हेल्प मिल जाएगी, कॉस्टिंग बच जाएगी हमारी. तो अगर आप किसी क्लाइंट को सजेस्ट करते हो ना, तो मेक श्योर यू हैव अ मच आइडिया अबाउट द part of you have a much idea about the what we can say uh, uh, VMSs, availability set, availability zone, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए. एवरीवन प्लीज कंफर्म अगर चीजें क्लियर हो रही हो तो. यस सर. यस सर, क्लियर है. तो बैक आ जाते हैं पोर्टल पे फटाफट से. आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद दैट, हम इसमें ये अवेलेबिलिटी सेट नहीं तैयार करना चाहते हैं. एलवी में हमने ये तैयार स्केल सेट भी सेम लोकेशन पे ही होगा. अवेलेबिलिटी सेट राइट, यस सर. सेम नहीं नहीं लोकेशन सेट. नहीं, स्केल सेट. स्केल सेट सेम ही लोकेशन पे होगा, शेयर्ड स्टोरेज पे होगा, शेयर्ड होस्ट पे होगा. ओके.
आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद जोन, नन पे रख देते हैं इसको। और आप देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप दिखाई पड़ रहा है, एक ऑप्शन है स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है ट्रस्टेड। एनीवन कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोस आर अवेलेबल? Yes, sir. Two type bias is a normal bias and one is UFI bias. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सर, जो सर नॉर्मल बायस है उसमें सर सिक्योर बूट ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब UFI बायस में जाओगे तो सर सिक्योर बूट ऑप्शन है। जो हम बात करें सर, अगर आप सर वर्चुअल में कॉन्फ़िगर करेंगे तो सर अब जनरेशन 1 जनरेशन 2 पीसी बनाता है ना सर, तो आप जनरेशन 1 चूज करेंगे तो सर नॉर्मल बायस ही यूज करते हैं, हम्म, और जनरेशन 2 आएंगे तो सर UFI आएगा आपका, UFI बायस। करेक्ट। एज इट इज पोर्टल के ऊपर जो हम वर्चुअल मशीन तैयार करने वाले हैं ना, यहाँ पे आप देखिए ट्रस्टेड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और एक नॉर्मल स्टैंडर्ड का दिखाई पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीड करते हैं अबाउट व्हाट वी कैन से दैट स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं, इट मींस दैट आप UEFI बायोस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। दिस इज द टाइप ऑफ UEFI बायोस। अगर यहाँ पे आप ट्रस्टेड पे जाते हैं ना, अगर आप यहाँ पे ट्रस्टेड पे जाते हैं, इट मींस दैट यू वांट टू प्रोवाइड द सॉरी लेगेसी बायोस। अगर आप स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो लेगेसी बायोस रहेगा, और अगर आप ट्रस्टेड पे जाते हैं तो UEFI जो लेटेस्ट वाला बायोस है ना, वो लेटेस्ट बायोस हमारा टास्क में आएगा। दिस इज द एक्चुअल वर्क। ओके इज दैट क्लियर? ओके सर। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट वर्चुअल मशीन्स। यहाँ पे वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद सर्वर 2016। यहाँ पे हम सर्वर 2016 को सेलेक्ट करते हैं एंड लेट्स प्रोसीड। It will give us option like as configuration. You can select the configuration and we are able to find run with Azure Spot discount। तो इसके बारे में सेपरेट बात करते हैं अभी। सो स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, साइज पे क्लिक करोगे ये रीडायरेक्ट कर देगा कॉन्फ़िगरेशन की साइज पे। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड है, जो आप चाहते हैं, मीन्स लाइक यू वांट टू प्रोसीड विद 8 gig ऑफ रैम, 4 gig ऑफ रैम, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सर इसमें हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं या ये जो प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट है उसी को यूज करके मशीन बना सकते हैं? नहीं नहीं, कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। सिंपल रैम, सिंपल हार्ड डिस्क, हम हार्ड डिस्क तो लगा सकते हैं, रैम और प्रोसेसर को नहीं बदल सकते हैं। तो इसी पेज को ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, सर इसी में अगर से कोई कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सर अगर कस्टमर का एक बार हम 4 GB रैम के साथ में VM क्रिएट कर लिया, फिर यूजर चाह रहा है कि उसको 8 GB चाहिए, तो उसमें हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपको तब पूरा का कैसे पूरा कस्टमाइज करेगा फिर? नहीं नहीं, पैकेज लेना पड़ेगा, पैकेज लेना पड़ेगा, क्योंकि एज्योर कहता है कि अगर आप एक कोई परचेज किए हैं 4 गिग रैम और 2 कोर प्रोसेसर पे, ठीक है, और आप 8 गिग पे जाना चाहते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे जो प्लान्स हैं, ये जो प्लान है, मान लीजिए आपने 3.5 पे स्टार्टिंग की थी और कुछ दिन बाद आपको लगता है नहीं 8 गिग पे जाना है, तो आप ये वाला प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आपके डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो हार्डवेयर है ना वो चेंज हो जाएगा। अरे मशीन रनिंग में हम चेंज कर सकते हैं या शट डाउन करके ही चेंज करना होगा? पिंग फेल आएगा, रनिंग में करोगे तो पिंग फेल आ जाएगा, पिंग फेल आ आपका जाएगा, आरडीपी मतलब लॉस हो हो जाएगा। जाएगा नहीं? हाँ हाँ, 100% हो जाएगा, बट लॉस हो जाएगा आरडीपी। क्या आरडीपी लॉस? हार्ड डिस्क रनिंग में हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं, लेकिन CPU मेमोरी के लिए हम लोग को डाउन करना ही पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल।
सर ये जो सीपीयू लिखा है मेमोरी ना को सर, लिए तो बी इसमें हॉट बी टू स्वेपेबल एस। का कॉन्सेप्ट नहीं होता क्या इसमें? हार्ड स्वेपेबल जो है वो हार्ड डिस्क के लिए रहती है, या फिर आप VMware की बात करें तो वहाँ पे हॉट प्लग एक्टिवेट करना पड़ता है जो कि ऑन प्रोमाइसेस है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। सर यहाँ पे जो है ना सर, B2S B1S D2S, इसका कुछ सर मतलब फर्क है? अगर कैसे, अगर कुछ कुछ इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाई वी चूज B2S और व्हाई चूज DS2 वर्जन 2, हाँ बिल्कुल, और इनकी कैटेगरी है, बिल्कुल इस पे टास्क है, कैटेगरी है इनकी, वर्चुअल मशीन्स की कैटेगरी है। V2S कब सेलेक्ट सर करेंगे, इसमें D1 सीपीयू D2 कैसे सीपीयू का सेलेक्ट को करेंगे। सीपीयू दिया हुआ 1 2 3 4 ऐसे ग्रे, इसमें गीगाहर्ट्ज कैसे हम लोग डिफाइन करेगा? उसका प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगा, जैसे 2.3 या 3 गीगाहर्ट्ज या 4 गीगाहर्ट्ज? नहीं नहीं नहीं, इसमें आपके जो प्रोसेसर्स हैं वो कोर्स पे डिसाइड हो गए, यहाँ पे गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोसेसर जो है कोर्स पे डिसाइड होंगे, हार्ड डिस्क जो है आईओप्स में डिसाइड होगी। ठीक है, ओके। हाई हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो आईओप्स में काउंट करेंगे, IOPS IOPS है। है ना, आईओप्स। सो हम्म। और जो सीपीयू है वो सिर्फ कोर में डिसाइड होगा कि आप कितने कोर का प्रोसेसर लगाना चाहते हैं, वो कोर्स के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाएगा। तो थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए सर। सर यहाँ पे कुछ देख रहा था, ग्राफिक्स कार्ड है NVIDIA, तो सर हम लोग का ग्राफिक्स कार्ड भी मिलेगा यहाँ पे अब इसी के जो साथ? अभी क्वेश्चन पुट अप किए थे ना कि डी सीरीज वी हाँ फाइव हाँ में हाँ। क्या होगा, अच्छा बी अच्छा। सीरीज में क्या हाँ होगा ना, हाँ ये हाँ हाँ। आपके पूरे के पूरे फैमिली को डिस्क्राइब करता है, वर्चुअल मशीन के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की फैमिली को डिस्क्राइब करता है। अब बहुत से बंदे रहते हैं जिनको जीपीयू पे काम रहता है, ग्राफिक पे काम रहता है, ठीक है, तो ग्राफिक के लिए इनके पास अलग से सीरीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक से रिलेटेड जो है हाई कॉन्फ़िगरेशन के ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? ओके अब सर। देखिए जैसे ई सीरीज है, यहाँ पे थर्ड जनरेशन की फैमिली की आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। आप जितने भी सीपीयू वगैरह देखेंगे सब 2 कोर के ऊपर एबव में रहेंगे, और जो रैम की कैपेसिटी रहेगी वो 16 के नीचे आपको इस फैमिली में नहीं मिलेगी। ओके। अब स्टार्टिंग ई सीरीज की जो स्टार्टिंग है वो किससे स्टार्ट है, 16 GB रैम से। हम्म। सर इसकी और सर एक प्राइसिंग ऑप्शन डायरेक्टली दिखाती है। सर, सर एक ऑप्शन देखिए सर, डिस्क में टेम्पोररी डिस्क है, वो सर किस लिए दे रहा है सर टेम्पोररी डिस्क? जब भी हम टेम्पोररी वर्चुअल स्टोरेज जो मशीन है ना। बनाते जब भी हम हम्म। वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना, तो एज्यूर हमें एक टेम्परेरी हार्ड डिस्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वो टेम्परेरी हार्ड डिस्क रिस्पॉन्सिबल रहता है पेज फाइल को कंटेन करने के लिए, उसमें आप डेटा नहीं रख पाओगे, ठीक है, उसमें ओके डेटा एज्यूर बोलता भी नहीं कि आप डेटा रखिए, वो ओके। ओके। टेम्परेरी पेज स्टोरेज फाइल। रहता है आपकी वर्चुअल मशीन की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, वीएम की परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए एक टेम्परेरी हार्ड डिस्क प्रोवाइड करता है, जिस टेम्परेरी हार्ड डिस्क के थ्रू आपकी पेज फाइलें वगैरह स्टोर की जाती है। तो वर्चुअल मेमोरी ऐसे। बोल और सकते सर हैं ये आपकी ऑन प्रोमाइसेस में जैसे वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं ना, वैसे वहां पे वर्चुअल मेमोरी बोल सकते हैं, बिल्कुल। ओके सर। सर ये डेटा डिस्क का जो कॉलम है जिसमें 4 8 16 लिखा हुआ है, हाँ, ये डेटा डिस्क क्या चीज़ है सर? डेटा डिस्क, ये जो टेम्परेरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं नहीं नहीं सर, लेफ्ट टू लेफ्ट दो कॉलम, आप, हाँ ये। दिस वन राइट, हाँ। नंबर ऑफ हार्ड डिस्क की कैपेसिटी की बात कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ हार्ड डिस्क मिल जाएंगी आपको, ओके। राइट। अभी और जैसे सर मोस्ट हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं यही नॉर्मल वाली यूज करते हैं, राइट। डेटा डिस्क इसमें कितने मिलते हैं, चार चार डेटा डिस्क मिलते हैं, एक टेम्परेरी स्टोरेज मिलता है, और बाकी रैम प्रोसेसर अपने पास ही है। मतलब सर एक हार्ड डिस्क का कितना 1 TB? नहीं 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 नहीं, इसमें डिफॉल्ट हार्ड डिस्क मिलेगी आपको, नॉर्मल हार्ड डिस्क 127 GB की, राइट, और हाँ हाँ। स्मॉल हार्ड डिस्क मिलेगी 30 GB की। जब आप इमेज सेलेक्ट करते हो ना, लेट मी शो यू, जब आप इमेज सेलेक्ट करते हो तो आपको दो इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, इस वाले पैनल पे सी ऑल इमेजेस पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा स्मॉल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
चलिए यहाँ पे सर्वर पे आप देखोगे ना, तो यहाँ ब्रैकेट में देखो आप स्मॉल डिस्क दिखाई पड़ रही है, स्मॉल डिस्क 2019, स्मॉल डिस्क 2019। इसी तरीके से 2022 में भी, 2016 में भी स्मॉल डिस्क आएगा। अगर आपने यहाँ पे स्मॉल डिस्क सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो स्मॉल डिस्क के केस में क्या होगा कि आपकी जो वर्चुअल मशीन तैयार होगी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 GB की हार्ड डिस्क मिलेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, और बाकी टेम्परेरी जो है वो टेम्परेरी एज इट इज रहेगी। अच्छा अगर तो आप नॉर्मल तब सर वहाँ पे हार्ड डिस्क, दिखा रहा है ना, 4 डिस्क दिखा रहा है, 4 डिस्क मतलब 4 डिस्क कैसे होगा, वही बोल रहा है। फोर डिस्क का मतलब ये है कि 2 डिस्क आपको हाईलाइट मिल जाएगी, मतलब जीयूआई में मिल जाएगा। 2 हार्ड हम्म। डिस्क इन्होंने बैकअप में कॉन्फ़िगर कर के रखी है, ओके उसी के ओके बिहेव ओके, पे बैक एंड में। आपको 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस देते हैं। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड सर। ओके ठीक है, चलो एक ओके बार सर, वीएम बन अंडरस्टैंड जाए अंडर। फिर इनको एक बार और क्लियर करते हैं। ये हम ओके। कॉन्फ़िगरेशन B2S ले जा रहे हैं, इसमें जो कॉस्ट है हमारी आ रही 2800 पूरे महीने की, और 2 कोर प्रोसेसर, 4 GB ऑफ रैम मिल रहा है। प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड मस्ट बी अ मिनिमम 14 कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रहेगा। 3389 हम इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। एंड रिव्यू एज्योर हाइब्रिड बेनिफिट कंप्लायंस। सो हाइब्रिड बेनिफिट क्या होता है? मे बी इंटरव्यू विल आस्क यू क्वेश्चन, जब हम एज्योर वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसमें हाइब्रिड बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो हाइब्रिड बेनिफिट कुछ भी नहीं है। हाइब्रिड बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर आपने पहले से ही लाइसेंस का पेमेंट दे रखा है, मीन्स आपने लाइसेंस को परचेज कर रखा है, यू हैव ऑलरेडी परचेज द लाइसेंस, तो उस केस में आप सेम लाइसेंस यहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे। जो लाइसेंस का पेमेंट आप कर चुके हैं, उस लाइसेंस को आप अपने इस मशीन के साथ इस्तेमाल कर पाओगे। मैंने विंडोज का लाइसेंस ना सर? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस, यस। कभी कभी वॉल्यूम लाइसेंस मिलता है, तो वॉल्यूम लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। डिस्क पे जाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट डिस्क हमें मिल जाएगी हम उसी को प्रोसीड कर देंगे। वी आर एबल टू फाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क विच इज SSD। इफ यू वांट टू मेक अ चेंजेस, आप स्टैंडर्ड SSD, स्टैंडर्ड HDD में जा सकते हैं। बट अभी हम OS में कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड की जगह पे प्रीमियम SSD ही इस्तेमाल करें। the usage of premium SSD which give us a high data transaction speed। इसका जो डेटा कम्युनिकेशन होगा, उसकी स्पीड जो होगी वो काफी बेटर रहेगी इन कंपेयर ऑफ अदर हार्ड ड्राइव। डू यू वांट टू ऐड एनी एडिशनल हार्ड डिस्क? अभी अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है उसको भी आप अटैच कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू अटैच, वो हम अटैच करेंगे वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के बाद। नेक्स्ट, नेटवर्किंग वीनेट अपने पास है ही नहीं, तो ये डिफॉल्ट एक वीनेट तैयार कर देगा। आई थिंक क्लास वीनेट अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम, तो क्लास वीनेट को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट पैनल। मैनेजमेंट पैनल में आइडेंटिटी एज्योर एडी लॉगिन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एज्योर एडी लॉगिन के लिए यू डोंट, द वर्चुअल मशीन इज नॉट अप्लीकेबल, द इमेज इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड। ऑटो शट डाउन का ऑप्शन है यहाँ पे। ऑटो शट डाउन के केस में अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आप अपना जो शट डाउन टाइम है उसको आप फिक्स कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर अ टाइम फॉर शट डाउन ऑन डेली बेसिस। ऑटोमेटिक आपकी वर्चुअल मशीन जो है इस टाइम पे टर्न ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग। रिव्यू करते हैं और क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन को। सर ऑटोमेटिक टर्न ऑन का भी ऑप्शन है या सिर्फ टर्न ऑफ का है? सिर्फ टर्न ऑफ का है। ओके सर। इसका जो पेमेंट है 3.9189 पर आवर के हिसाब से हमें देना पड़ेगा। सो नॉट एन इशू, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दैट।
इन प्रोग्रेस, जैसे हमारा इंस्टेंस रेडी होता है, वी विल टेक द आरडीपी। अ, स- सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। सर ये जो हमारा ये जो कंप्यूट का जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, तो इसमें हम्म, ओवरऑल कैसा हो रहा है ना कि हम लोग जो जो चीज़ सामने देख रहे हैं हम लोग उसका क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ठीक ऐसा है। भी है कि हो सकता है कि वो बाद में आने वाली चीज़ें हैं। हम्म तो अगर आप सर एक मरतबा पहले बता दें कि देखो हम लोग ये सब चीज़ें जो है वो कंप्यूट के उसमें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो हो सकता है कि शायद हम लोग मतलब आपको मतलब वेट करेंगे कि चलो वो टॉपिक अभी आने वाला है। मतलब आप समझे सर, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया, मैंने इसीलिए डे वन आपको कंटेंट भेज दिया हूँ। डे वन हाँ हाँ। आपके पास सारे के सारे जो पीडीएफ बुक है माइक्रोसॉफ्ट का, हम्म, वो आपके हम्म, पास है। तो आप वहां से अगर थोड़ा सा क्लास के पहले 1 घंटे भी देख लोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 2 घंटे की क्लास में क्या क्या चीजें हो सकता है कवर हो जाए। आप वहां से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं, या फिर क्लास के पहले फिर हम वो पीडीएफ ओपन करके देखें कि ये चीजें देखने वाले हैं, तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होगा ना। ओके सर। एक बार जो बुक है हमने शेयर की, बुक इन द सेंस जो पीडीएफ शेयर की है ना, आप प्लीज उसको गो थ्रू करो। उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा ना कि आप क्या करने वाले हो, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है। यस सर। Our virtual machine is ready to use, सिंपल सा प्रोसीजर है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। अच्छा, बैस्टियन के बारे में हमने डिस्कस किया था का? व्हाट अबाउट बैस्टियन? यस सर, डिस्कस हुआ था। डिस्कस हुआ था, सर ठीक है। वो पोर्टल से एक्सेस देते सर, वो वही है मतलब विदाउट आईपी, पब्लिक आईपी के एक्सेस करना होगा। प्राइवेट आईपी से एक्सेस कर सकते हैं वीएम को। विदाउट नहीं, पब्लिक विदाउट आईपी पब्लिक एड्रेस, आईपी। विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस हम एक्सेस कर पाते हैं। हाँ, वही तो बोल रहे सर, विदाउट पब्लिक आईपी। हम्म, मतलब ठीक वीएम है। का जो तो यहाँ प्राइवेट पे आईपी है करेक्ट, वर्चुअल मशीन हमारी रेडी है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन कनेक्ट, और इट विल गिव अस अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन द सेंस, अभी अपने पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दिस इज नेटिव, जो नॉर्मल मोड है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, वे टू कनेक्ट, यू आर एबल टू फाइंड एज्योर बैस्टियन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये एडमिन सेंटर इन्होंने नया ऐड किया है, बहुत ही यूनिक फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। एडमिन सेंटर कॉन्फ़िगर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, बट विच इज रियली इंपॉर्टेंट फीचर। एसएसएच पुराना है और सीरियल कंसोल पुराना है। दीज ऑप्शंस कैन हेल्प अस, बेस्टियन को छोड़ दें, एसएसएच की बात करें या सीरियल कंसोल की बात करें या फिर एडमिन सेंटर की बात करें ना, इनका इस्तेमाल हम ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल हम ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो छोड़ो, अभी पहले हम इसको देख लें, फिर के बारे में आ जाते हैं। आरडीपी लेते हैं और बेसिक सी चीजें जो हैं इसके अंदर, वो चीजें देख लेते हैं। Validating prerequisite before configuration, port number 3398 access in progress, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। सर। हम लोगों को सर, आप आपका जो ऑफिस का जो कुछ प्रोजेक्ट अगर शेयर करते तो अच्छा होता सर, वो थोड़ा दे दीजिएगा, तब हम लोग को एक आइडिया लगेगा प्रोजेक्ट कैसा होता है, मतलब क्लाउड का। ठीक है, बट प्लीज अपनी तरफ से भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे ध्यान दो। आपने लास्ट प्रैक्टिकल कौन सा किया था? तो प्रैक्टिकल छोड़ो, लास्ट टॉपिक आपने एजूर में क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक सर वर्चुअल मशीन ही पढ़ा था। पक्का? क्या क्या चीजें पढ़ी थी हाँ, वर्चुअल मशीन में?
यही से वर्चुअल मशीन क्रिएट करना और मतलब डिस्क कैसे अटैच करना है, मतलब कैप्चर कैसे करना है। ओके, कैप्चर वगैरह का ऑप्शन आपने देख रखा है। हाँ। ठीक है, इस वीक मैं कोशिश करता हूँ ना, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट मैं कलेक्ट करता हूँ इस वीक, और फिर अगली क्लास में फिर हम शेयर करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो वर्चुअल मशीन अपने पास रेडी है। वी आर एबल टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन आरडीपी। पहले हम इसमें स्टोरेज पे जाते हैं, diskmgt.msc। ठीक है, ये हमें रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, स्टोरेज के पेज पे। और स्टोरेज में जितनी भी हार्ड डिस्क अपने पास अवेलेबल है ना, वो सभी हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन आ गई। डिस्क जीरो में कितना है, लगभग 127 जीबी, 126.45 यहाँ पे दिखा रहा है। और टेम्परेरी हार्ड डिस्क जो है वो है 8 जीबी की। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में गैप क्या है, टेम्परेरी हार्ड डिस्क और अपने नॉर्मल डिस्क, जो डिस्क जीरो, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है, जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके ओएस को कंटेन करके रखता है, प्लस सेम हार्ड डिस्क रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन योर ऑन पर्सनल डेटा। अगर आप इसमें कोई भी पर्सनल डेटा मेंशन रखना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट इन सी ड्राइव। टेम्परेरी स्टोरेज में आप कभी भी कोई अपना पर्सनल डेटा नहीं रखेंगे, एज यू विल नेवर सजेस्ट यू टू पुट योर पर्सनल डेटा। आप अपना पर्सनल डेटा उस पर नहीं रखेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर आप उसमें पर्सनल डेटा रखते हैं ना, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट। जब भी आप सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे, आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये वोलेटाइल मेमोरी की तरह काम करती है। इट वर्क जस्ट लाइक अ वोलेटाइल मेमोरी। और वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपका सिस्टम टर्न ऑफ हुआ या रीस्टार्ट हुआ, तो वोलेटाइल मेमोरी सभी डेटा को इरेज कर देती है, जस्ट लाइक रैम। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये तो हो गई बात अपने पास वर्चुअल मशीन्स को कनेक्टिविटी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज में जो ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ेंगे, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज द पैनल, दिस इज द डैशबोर्ड। ये आपका मेन पेज है वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज का। और ओवरव्यू, एक्टिविटी लॉग्स की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आकर आप क्लिक करते हैं तो वर्चुअल मशीन की जो एक्टिविटी हुई है, जो उसके लॉग्स जनरेट हुए हैं, उन लॉग्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अभी हमने वर्चुअल मशीन में ज्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं, ना ही रीस्टार्ट किया, ना ही स्टॉप किया। तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 7 मिनट पहले आपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया है। अगर आप इसको रीस्टार्ट करते हैं, अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हैं, तो वर्चुअल मशीन के इस लॉग वाले पैनल पे आपको उसकी डिटेल मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, AMI, IM पहले ही हम देख चुके हैं, IM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे नेटवर्किंग में। डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम, ये भी एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम अपने रिसोर्सेज को, अपने वर्चुअल मशीन्स की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर, इट विल गाइड यू। हेल्प एंड सपोर्ट की तरह काम करता है ये जो पैनल है ना, हेल्प एंड सपोर्ट की तरह काम करता है। इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन प्रॉब्लम। क्या हो सकता है, VM कनेक्ट नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस इशू, स्पीड की प्रॉब्लम है, VM restarted or stopped unacceptably. So another option, Windows update, guest patching या OS update की प्रॉब्लम हो सकती है। VM एडमिन सेंटर की दिक्कत होती है, एडमिन गेस्ट OS की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कॉमन इश्यूज हैं और इनसे रिलेटेड ट्रबल शूटिंग का पार्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर VM आपकी कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रबल शूट पे क्लिक करोगे, ये रीडायरेक्ट करेगा उस पेज पे जिस पेज पे ट्रबल शूटिंग के ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। चलो यहाँ पे अपने पास, अगर आप वर्चुअल मशीन नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो व्हाट यू नीड टू डू,
ठीक है, ये जो सभी पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, इन पॉइंट्स पे हमें टास्क परफॉर्म करना चाहिए। You should check the connectivity, internet speed, configuration, network security group, NSG में अगर पोर्ट नंबर 3389 एडेड नहीं है या अलाउ नहीं है तो उस केस में you should know about it. You should check it. नेक्स्ट, अगर और इसमें अदर ऑप्शंस की बात करें, डायग्नोस सॉल्व प्रॉब्लम, ये आपको पढ़ के करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नेटवर्किंग के केस में। सो नेटवर्किंग में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नेटवर्किंग, बट थोड़ा सा पॉइंट बचा है। प्राइवेट पब्लिक डीएनएस भी हो गया, आईपी एड्रेस कैसे फिक्स करते हैं, प्राइवेट को और डायनेमिक स्टैटिक आईपी एड्रेस कैसे मैनेज करते हैं, ये भी हमने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के केस में आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इनबाउंड पोर्ट रूल्स दिखाई पड़ रहा है, आउटबाउंड पोर्ट रूल्स दिखाई पड़ रहा है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, लोड बैलेंसिंग ग्रुप दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके का भी आप इसमें सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं वो सिक्योरिटी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है अपने पास इनबाउंड पोर्ट ग्रुप और दूसरा है आउटबाउंड पोर्ट ग्रुप। तो वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। इनबाउंड और आउटबाउंड के बारे में थोड़ा बहुत बात की थी हमने, यस सर। क्लियर हो गया था, टोटल हो गया था, ये टॉपिक एंड। है ना। 3389 वगैरह पोर्ट वगैरह अटैच करके हमने चेक ये किया सर था। ये क्लियर है सर, ये क्लियर है। चलो ग्रेट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं अभी हम यहाँ पे, डिस्क पे बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ डिस्क वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस। हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे हमें। We are able to find the hard disk that we have. बाय डिफॉल्ट 127 GB की हार्ड डिस्क अवेलेबल है, टेम्परेरी काउंट में नहीं आती बिकॉज दिस इज टाइप ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज। और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट स्टोर द पेज फाइल्स। वो केवल पेज फाइल को अच्छा कंटेन करता है। तो मैं अभी यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन हार्ड डिस्क वर्चुअल हार्ड डिस्क को अटैच करने की कोशिश करता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट का पैनल ओपन करते हैं, यहाँ पे एक नई हार्ड डिस्क ऐड करते हैं, क्रिएट एंड अटैच न्यू हार्ड डिस्क क्लिक करो आप इस पे। दिस इज लन लॉजिकल यूनिट नंबर, नाम दे देते हैं यहाँ पे हम न्यू डिस्क के नाम से। हाउ मच स्पेस यू वांट टू ऐड, आई वांटेड टू ऐड 25 गीग हार्ड ड्राइव या 15 गीग का हार्ड डिस्क हम जोड़ना चाहते हैं। दूसरा, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि जो डिस्क लिमिट है, डिस्क लिमिट फॉर योर वर्चुअल मशीन, किसी भी वर्चुअल मशीन के अंदर हार्ड डिस्क ऐड करते हैं तो उसकी लिमिट क्या होगी। तो 1 हार्ड डिस्क लिमिट 1 टीबी। नहीं, मिनिमम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। अब मिनिमम। जैसे यहाँ पे प्रीमियम हार्ड डिस्क है, ठीक है ना, हम अगर स्टैंडर्ड पे जाते हैं, स्टैंडर्ड एसएसडी, तो मिनिमम हार्ड डिस्क 4 GB। अगर आप 2 GB हार्ड डिस्क ऐड करना चाहेंगे तो वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। द मिनिमम हार्ड डिस्क कैपेसिटी 4 GB। लेकिन अगर यहीं पे हम HDD जोड़ें तो मिनिमम हार्ड डिस्क 32 हो जाती है। इज दैट क्लियर? मतलब ये कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन ये पुट अप कर सकता है कि HDD अगर हम हार्ड डिस्क जोड़ते हैं तो क्या हम 15 GB की हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं या 20 GB की हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस कितना हो सकता है। सो वी शुड नो अबाउट इट कि क्या हो सकता है। आई एम गोइंग टू ऐड स्टैंडर्ड SSD और 15 GB की एक हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज ओके। आई एम गोइंग टू सेव इट। इस पेज को हम करते हैं सेव और बैक आ जाते हैं अपनी वर्चुअल मशीन्स में और वेट करते हैं।
सर हाँ जी। सर ये एडिशनल डिस्क जो हम लोगों ने ऐड किए हैं, फॉल्ट टॉलरेंस जब हम लोग बनाते हैं वर्चुअल मशीन का, तो जो एडिशनल डिस्क है वो भी उसमें काउंट हो जाएगी या वो मतलब मैनुअल फॉल्ट टॉलरेंस जब आप बनाते हैं या अवेलेबिलिटी सेट के साथ? मीन्स सर जैसे कि अभी ये तो वर्चुअल मशीन में 127 जीबी हम लोगों को मिला है, बट हम लोग चाहते हाँ हैं कि जी। वीएम में ही हम लोगों ने 500 जीबी का एक स्टोरेज बना दिया कि चलो सारे यूजर्स उसमें सेव करें। ठीक है, हम ठीक लोगों है। ने अवेलेबिलिटी सेट यूज किया हो या अवेलेबिलिटी जोन यूज किया हो, इधर कोई भी हम्म केस हो, ठीक है। तो हम्म उस केस में हम्म अगर वीएम को एक वीएम समझ लो हमारा पूरा लॉस हो गया, तो ये जो डिस्क नंबर 2 रहेगी जो डेटा के लिए हम लोगों ने अटैच की, तो उसका भी मतलब प्रॉपर वो कन्वर्ट होगा या सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों को ये होगा बेनिफिट? देखो, जब भी फेल ओवर की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी सेट या अवेलेबिलिटी जोन जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो उस केस में आपकी हार्ड डिस्क का कोई रोल नहीं रहता उसमें। और हार्ड डिस्क की सिक्योरिटी अलग होती है, ओएस की सिक्योरिटी अलग रहती है। अवेलेबिलिटी सेट, अवेलेबिलिटी जोन जो है कॉन्फ़िगर किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, ना कि हार्ड डिस्क के लिए। हार्ड डिस्क की सिक्योरिटी इतनी है कि जो नॉर्मल हार्ड डिस्क भी बनाते हो आप ना, वो रेट 5 हाँ, में रहती है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? अभी जैसे हमने एक हार्ड डिस्क यस, जोड़ी 15 जीबी की स्टैंडर्ड एसएसडी, ये ऑलरेडी रेट 5 में है। तो 3 हार्ड डिस्क लगेगी। और सर एबिलिटी जोन और जो हम लोग स्केल सेट जो करते हैं सब पूरा तो वीएम के ऊपर ही करते हैं। वो तब वीएम अगर मेरा ठीक रहेगा तो हम मेरे को सेकंड डिस्क या थर्ड डिस्क कोई भी डिस्क को मेरे को तो मिलेगा ही एज ए डिस्क। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क आपको मिलेगी, ये डिस्क नहीं मिलेगी। ये डिस्क नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ये आपके डेटा सेंटर अलग से आती है। जो आप एडिशनल हार्ड डिस्क लगाते हैं वो डेटा सेंटर अलग से आता है। और ये स्टोरेज से आता है बेसिकली, और ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट से आता है। तो बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। सर तो अगर किसी वजह से सर मेरा पूरा वीएम जो है वो मतलब स्पॉइल हो गया, मतलब उसमें कुछ भी हो गया, रैंसमवेयर क्रैश कुछ भी हो गया, ठीक है, मुझे दूसरा हम्म। एक वीएम बनाना है, सो दैट मीन्स ये वाला हार्ड डिस्क मैं एज अ एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क यूज कर सकूंगा दूसरी वीएम में? आराम से आपकी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क, पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हो गया, डाउन हो गया, या आपने खुद से डिलीट कर दिया, उस केस में भी हार्ड डिस्क आपकी बची रहेगी। गॉट इट सर। ठीक है, ये सिर्फ हार्ड डिस्क नहीं, आपका जो निक कार्ड है ना वो भी बचा रहता है। जब आप केवल हार्ड डिस्क वर्चुअल मशीन डिलीट कर देते हो ना, तो आपका एनआईसी भी बचा रहता है, उसकी प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस भी बची रहती है। और हार्ड डिस्क का जो एडिशनल हार्ड डिस्क है वो भी हार्ड डिस्क भी बचा रहता है अपना। ओ ग्रेट सर। ठीक है, तो ये हमने 15 जीबी की हार्ड डिस्क अटैच की, और हमें पहले हार्ड डिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। एमबीआर जीपीटी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 15 जीबी का हार्ड डिस्क है तो एमबीआर जीपीटी का कोई उसमें वैल्यू उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। हमने यहाँ पे इसको किया फॉर्मेट, और फॉर्मेट करने के बाद नाउ वी आर एबल टू अपलोड डेटा। हम यहाँ पे डेटा को अपलोड अपलोड कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डेटा हमें अपलोड करना है वो हम कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें परफॉर्म करनी है। एक तो इस हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट लेना, ओएस की बात नहीं कर रहे हैं, कैप्चर बाद में आएगा। इस हार्ड डिस्क को इसका स्नैपशॉट लेना, इस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ये दोनों पॉइंट हमें मालूम होने चाहिए। कोई भी डेटा आप रख सकते हैं इसमें, लाइक आई एम गोइंग टू अपलोड एनी सिंगल डेटा। सर स्नैपशॉट और कैप्चर में क्या डिफरेंस है? स्नैपशॉट विच इज अप्लीकेबल फॉर ओनली एंड ओनली हार्ड ड्राइव, यहाँ पे एज्योर के लिए। ठीक है, एज्योर के केस में जब हम स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके। तो ये केवल हार्ड डिस्क को कॉन्फ़िगर करेगा। और सर कैप्चर में? कैप्चर में पूरा का पूरा ओएस आपका कैप्चर हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैप्चर कर लेते हैं। ओके। नॉट फॉर सर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल वीएम कैप्चर करते हैं, मतलब कितना रैम रहेगा कितना सीपीयू रहेगा पूरा वीएम रहता है ना सर, नहीं या नहीं सर नहीं, ओनली ओएस? ऑपरेटिंग ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, केवल हार्ड डिस्क का कैप्चर होगा, रैम और सीपीयू आप बाद में लगाओगे।
ओके, मतलब उसी इमेज को हम अगर बाद में करेंगे तो हम सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को ओके। यूज करोगे, पहले में रैम दूसरा था, दूसरे में रैम आप हम्म। चेंज कर सकते हो। ओके ओके सर, अंडरस्टैंड। और सर स्नैपशॉट में क्या बताया आपने? स्नैपशॉट में केवल हार्ड डिस्क का होगा। ओनली डिस्क का। एक्सटर्नल या सर ओएस डिस्क का? ये आपका एडिशनल हार्ड ड्राइव। अच्छा, इस ओएस कैप्चर डिस्क में खाली एक्सटर्नल हार्ड। नहीं, ओएस डिस्क का आप स्नैपशॉट ले लेंगे, बट उस डिस्क का ना हम लाइव नहीं कर पाएंगे दोबारा। नहीं समझे ओके, आपने? मान लीजिए मैं तो फिर इसका ये हार्ड डिस्क ये का स्नैपशॉट ये ले लेता हूँ। हम्म, अगर इस हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट हम कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं ना, तो ये एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, बूट ही नहीं करा पाएंगे। तो फिर इसका यूज क्यों ये मेथड क्यों है सर? इसीलिए कैप्चर दिया गया है ना कि ओएस अगर आपको ब्लॉक रखना है तो आप ओएस को ब्लॉक करने के लिए, ओएस को ओके सर। सिक्योर करने के लिए कैप्चर का इस्तेमाल करोगे। तो स्नैपशॉट किस लिए सर? हार्ड डिस्क को भाई, स्नैपशॉट जो का क्या डेटा हार्ड पर्पज डिस्क है? आप, जो हार्ड डिस्क के लिए है ना, आप अब पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा नहीं कॉन्फ़िगर ओके करना चाहते हैं, ठीक है? आप केवल हार्ड डिस्क को सिक्योर करना ओके, चाहते हैं, डेटा सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप सिंपल स्नैपशॉट पे जाओ। ओके, अगर स्नैपशॉट के थ्रू हम सर सी ड्राइव का लेते हैं तो उसके अंदर का बस डेटा हम रीड कर सकते हैं कि सी ड्राइव रे- में यूजर फोल्डर में किस यूजर के पास क्या डेटा था। वो एक्सेस हो जाएगा, बट हाँ, बट एज ए उसको ओएस नहीं आएगा, ओएस नहीं ला एज पाएंगे ए आप ओएस उसको। नहीं आएगा, हम उसके थ्रू कोई दूसरी वीएम क्रिएट नहीं कर सकते। करेक्ट। जैसे वो क्रैश हो जाती है हमारी लोकल में सर, हम उसको यूज करके दूसरे किसी हार्ड डिस्क में यूज करके उसकी डिटेल ले लेते हैं क्या डेटा था हमारा, करेक्ट रिकवर कर करेक्ट। लेते हैं। चलो ये डन हो गया यहाँ तक, यस सर। ठीक है। चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कनेक्ट करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं मोर अबाउट इट, स्नैपशॉट का और इसका रीसाइजिंग का डिस्क का, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। कभी कितना टाइम का ब्रेक है सर ये? 15 मिनट का ब्रेक है, विल कनेक्ट एट 9:35। ओके सर। This conference will now be recorded. हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ना रीसाइज द डिस्क, मतलब जो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क आपने वर्चुअल मशीन को दे रखा है ना, उस हार्ड डिस्क को कैसे रीसाइज करेंगे। वी ऑलरेडी एडेड 2 डिफरेंट हार्ड डिस्क, ये आपकी फिक्स हार्ड डिस्क है विच इज कंसीडर्ड एज ए ओएस डिस्क, और दूसरी जो हार्ड डिस्क है विच इज रिलेटेड टू द डेटा डिस्क, जो हार्ड डिस्क आपने मैनुअली ऐड की है ना, विच इज कंसीडर एज ए डेटा डिस्क। अब अगर हम यहाँ पे डेटा डिस्क की बात करें तो वी हैव ऑप्शन टू चेंज बोथ, दोनों की कैपेसिटी को रिप्लेस किया जा सकता है, दोनों की हार्ड डिस्क को आप एडिट कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिट इन टर्म्स ऑफ साइज के केस में आप इन हार्ड डिस्क को क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर एडिट कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू दैट? हार्ड डिस्क हम यहाँ पे, आई एम नॉट गोइंग टू टर्न ऑफ आवर कंप्यूटर, मींस वर्चुअल मशीन को टर्न ऑफ नहीं करेंगे, डायरेक्टली ट्राई टू रीसाइज द हार्ड ड्राइव। So for this particular task, open disk. Under the disk, you will find the number of hard disk that you added. जितनी भी हार्ड डिस्क आपने अटैच कर रखी है, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। सेलेक्ट योर हार्ड डिस्क जिसको रिसाइज करना है, ये ओएस की ड्राइव हो गई, ये आपकी 15 जीबी की डेटा हार्ड डिस्क हो गई। यू जस्ट नीड टू क्लिक हेयर, और क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ हार्ड डिस्क मैनेजमेंट। हार्ड डिस्क के केस में 15 जीबी की कैपेसिटी, एवरीथिंग इज ओके, और आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है साइज एंड परफॉर्मेंस का। Whenever we click on the size and performance, it will give us a option जहां पे आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है। आप इसको 15 जीबी की हार्ड डिस्क को 20 जीबी हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
राइट। 15 GB की जो हार्ड डिस्क थी उसको आप 20 GB में हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यू जस्ट नीड टू टाइप द साइज और इसको सेव कर देंगे। सेव होने के बाद 5 GB हार्ड डिस्क की स्पेस इसमें और ऐड हो जाएगा, विच इज अनअलोकेटेड, जो कि अनअलोकेटेड के केस में कंसीडर किया जाएगा। लेट मी रिफ्रेश द पेज, क्योंकि सेव तो हो गया होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट अगेन। अब देखिए 14 GB यहाँ पे है, ये 5 GB का है। अब इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद आपका जो रिमेनिंग स्पेस है वो आपका कंज्यूम होकर एक सिंगल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। सो इट मीन्स दैट अगर आप सीपीयू चेंज कर सॉरी हार्ड डिस्क चेंज करते हैं, हार्ड डिस्क रीसाइज करते हैं, तो उस केस में आपको वर्चुअल मशीन को टर्न ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्नैपशॉट। अब हम इस वीएम का स्नैपशॉट क्रिएट करने वाले हैं, इस वीएम की डिस्क का, नॉट वीएम का। वीएम का तो कैप्चर में आएगा। अब अगर सर इस क्या डिस्क डिस्क को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं साइज को? नहीं कर सकते। आपने जो हार्ड डिस्क सेलेक्ट किया है ना, अगर आप इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। हमने अभी 20 GB दे दिया, राइट। साइज एंड परफॉर्मेंस में जाते हैं और लेट मी ट्राई टू मेक इट 15 GB, या फिर इसको हम 10 GB में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए सेव करने का ऑप्शन ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है आपको। क्लियर। अगर आप इसको 21 सर कर यहाँ देते पे हैं, उसे सॉरी। हाँ ठीक है सर। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और है एक्चुअली। जैसे हम रियल इन्वायरमेंट में जब काम करते हैं तो मशीन में मान लीजिए 20 GB के हमारे पास 3 या 4 डिस्क होते हैं। तो ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे न्यू डिस्क नेम दिया है अपने एजोर पे, फिर न्यू डिस्क 1 और 2 है। बट हम्म। जब हम रियल बीएम पे लॉगिन करते हैं तो वो डिस्क लेटर के नाम से शो हो रहा है, या डिस्क 1 2 3। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मान लीजिए डिस्क हमारे पास 4 डिस्क है, डिस्क 1 2 3 4, और हमें डिस्क न्यू डिस्क 3 को मतलब साइज को इंक्रीज करना है। तो हम रियल से उसमें वीएम से और इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इस डिस्क को हमें इस डिस्क का साइज एक्सटेंड करना है? अच्छा, आप यहाँ की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी हाँ बात कर जैसे रहे हैं, सर डिस्क यहाँ पे 0 1 डिस्क 2 2। है, यहाँ पे डिस्क 3 और 4 है हमारे पास सेम हम्म। साइज का। हम्म। और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि हमें वॉल्यूम एफ जो है हमें उसको हम्म। एक्सटेंड करके 20 GB से 30 GB करना है। ठीक है। बट हम एजोर पोर्टल पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वॉल्यूम एफ का डिस्क कौन सा है? हम्म क्योंकि नेम तो दोनों में डिफरेंट आ रहा है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, वहाँ पे डिस्क हमें हमने अपने जो भी हमने नाम लिख दिया है न्यू डिस्क 1 2 3 करके। ठीक है। तो जस्ट वांटेड टू क्लियर, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे ये वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम नेम तो आप बदल लोगे, वो उतना ज्यादा इशू नहीं है, बट इनका नेम आप रिप्लेस नहीं कर सकते। डिस्क 0 1 और 2 ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जिस भी वर्चुअल मशीन, एटलीस्ट बंदा वर्चुअल मशीन तो बताएगा ना कि ये हमारी वर्चुअल मशीन है, ये इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस है। मान लीजिए ये सिस्टम है हमारा, ठीक है। आई एम अ क्लाइंट एंड आई डोंट नो अबाउट कि इसकी हार्ड डिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है। हमने आपको एक टास्क दे दिया है कि आपने जो एफ ड्राइव इसमें ऐड किया था 20 GB को, कैन यू प्लीज मेक इट 25 GB, कैन यू प्लीज मेक इट 30 GB। तो मेरे लिए तो ये एफ वॉल्यूम हुआ। ठीक है। और मैंने उसको रिक्वेस्ट की, एडमिन को रिक्वेस्ट की, आपको रिक्वेस्ट की कि आप इसको प्लीज 30 GB कर दो। ठीक है। मेरे लिए एफ ड्राइव है, मुझे नहीं पता वॉल्यूम क्या है और ये डिस्क क्या है, ये आई डोंट नो अबाउट। मैंने सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट की कि इसको 30 GB कर दो। जब मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप हम अपने वर्चुअल मशीन के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। हजारों वर्चुअल मशीन रन कर रही हैं, किसका एफ ड्राइव चेंज करना है? तो आप क्या क्रॉस क्वेश्चन को पुट अप करोगे
कि प्लीज गिव मी योर पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट? आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि नहीं हाँ सर, हमें एक्चुअली आप अपना क्वेश्चन अलग है मेरा उसका। क्वेश्चन है, जैसे बीएम हमें आइडेंटिफाइड है, बट क्लाइंट से आया कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए आ रहे हैं एफ ना भाई पूरा जी आप एच आई एक्चुअली दो नहीं प्रॉब्लम तीन डिस्क और कनेक्टेड है। कंप्लीट तो होने दो ना, आंसर तो कंप्लीट होने दो ना। जी जी। उसी क्वेश्चन को हम सिनेरियो वाइज समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपने कंप्लीट किया नहीं। बीएम क्या है, बीएम भी ओके आपको सर। क्लियर है, वॉल्यूम भी क्लियर है, तो प्रॉब्लम ही क्या है फिर? जब हाँ हमारी ठीक है वर्चुअल सर, अब मशीन क्लियर कंटिन्यू है, कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू यहाँ कीजिए। पे वर्चुअल मशीन क्लियर है, तो आप कह रहे हो कि हमें वीएम भी पता है, हमें एफ ड्राइव नहीं पता है। ठीक है, हमें एफ ड्राइव और डिस्क वॉल्यूम नहीं पता है। जब आप इस डिस्क के पैनल पे जाओगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी कितनी हार्ड डिस्क आपने अटैच कर रखी है। इट विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, 5 7 15 20 25 जितनी भी हार्ड डिस्क हैं, जाहिर सी बात है हर एक हार्ड डिस्क की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरा, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे वहां पे डिस्क वॉल्यूम था ना, यहाँ पे आप लन डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक हार्ड डिस्क हमारी जुड़ी है, वो है वॉल्यूम 2 के नाम से फॉर एग्जांपल। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, लर्न टू कर सकते हैं इसमें जाके। इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो लर्न टू है वही हमारी वर्चुअल मशीन की डिस्क टू है। यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि इनको चेंज किया जा सके। वर्चुअल मशीन में ऐड होने के बाद ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं हार्ड डिस्क की जो यहाँ से आइडेंटिफाई करके पोर्टल पे जाके कॉन्फ़िगर किया जा सके। सिर्फ ये अपने तो पास सर ये जो ऑप्शन है सिंगल एक्सटर्नल क्लिक हार्ड तरीका। जो जो सॉरी, हमने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में अटैच की है, हाँ। एक अलग से वॉल्यूम ऐड की है, ये वॉल्यूम करके हमारा किसी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होता है इसके लिए? नहीं नहीं, स्टोरेज अकाउंट क्यों क्रिएट होगा? स्टोरेज अकाउंट में हार्ड डिस्क नहीं है ना। स्टोरेज अकाउंट में ब्लॉब स्टोरेज है और फाइल शेयर स्टोरेज हमने देखा था। हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट ओके, नहीं है उसमें। अच्छा। और अगर हमने किसी स्टोरेज अकाउंट में स्टोर क्रिएट किया हुआ है, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है, उसको अटैच करने के लिए विदाउट उसके की के थ्रू, तो इसको भी हम अटैच कर सकते हैं एज ए वॉल्यूम सी डी ई ड्राइव में? नहीं नहीं, किसके स्टोरेज को आप अटैच करना चाहते हैं सीडी ई की केस में? किसी स्टोरेज अकाउंट को, फाइल स्टोरेज है या फिर कोई भी हमारे पास स्टोरेज में डेटा है, किसी स्टोरेज में ब्लॉक स्टोरेज ही है। तो कौन सा स्टोरेज आपने अटैच कर रखा है? स्टोरेज आपका फाइल शेयर है या ब्लॉब है, कौन सा है? ब्लॉक ब्लॉक स्टोरेज बना रखा है और उसमें हमारा डेटा है, कुछ नहीं, कुछ ब्लॉब इंपॉर्टेंट स्टोरेज डेटा को है। नहीं, ब्लॉब हाँ, स्टोरेज को आप इस्तेमाल करोगे मशीन के साथ कनेक्ट करने के लिए, या या तो आप एजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर थर्ड पार्टीज जो टूल्स आते हैं उनके थ्रू आप अपने स्टोरेज को अटैच कराओगे। ड्राइव लेटर में नहीं आएगा। ड्राइव लेटर में सिर्फ मैप नेटवर्क ड्राइव। ड्राइव आएगी जो फाइल शेयर में आएगा। ओके, तो ये फाइल शेयर को कैसे इसमें अटैच करेंगे सर? फाइल शेयर सिंपल को से उसके एक्सेस की के थ्रू? एक्सेस की के थ्रू, उस यूआरएल के थ्रू, उस कमांड के थ्रू हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे कुछ प्राइवेट एक स्टोरेज अकाउंट के प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू ऐड नहीं कर सकते हम? स्टोरेज अकाउंट को नहीं नहीं, वो एंड पॉइंट के थ्रू आप कह रहे हैं, एंड पॉइंट के थ्रू यस अटैच सर। किया जा सकता है। बट आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी भी कंप्यूटर के साथ, नॉट वर्चुअल मशीन, तो नहीं डेफिनेटली हम नहीं, कर ये सकते हैं। वर्चुअल मशीन के साथ। कर सकते हैं, एंड पॉइंट तो के थ्रू उसमें हम अपना जो वो पूरा का ड्राइव ऐड पूरा होगी, स्टोरेज ऐड कर लेंगे। हम्म। तो जो स्टोरेज ऐड होगी तो उसमें हम ड्राइव लेटर असाइन नहीं कर सकते उसको? ड्राइव लेटर असाइन नहीं हो सकता, वो फाइल शेयर की केस में ही हो पाएगा। ओके। ठीक है, सर एक आप स्टोरेज को कनेक्ट कर सकते हो, ओके। स्टोरेज की सर्विसेज इस्तेमाल कर पाओगे। ड्राइव लेटर के लिए फाइल शेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके। सर एक छोटा सी क्वेश्चन और है सर। हाँ जी। सर ये जो हम लोगों ने एडिशनल डिस्क इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी डेटा वीएम में जा रहा है ना, तो क्या पोर्टल से उसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या है, या वीएम से डेटा ही आप देख सकेंगे? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें देखना है कि कौन सी हार्ड डिस्क में क्या डेटा है, सो लेट हम्म मी शो यू। हार्ड डिस्क का एक कॉर्नर बन जाएगा, जब भी हम हार्ड डिस्क अटैच करते हैं डिस्क वाले पैनल पे सारी हार्ड डिस्क एक साथ इकट्ठा दिखाई पड़ जाएंगी आपको। ठीक है ना?
सो लेट मी चेक, अभी शायद कुछ अपडेट किया हो, लेकिन ऐसा कोई पहले ऑप्शन नहीं था। स्टोर करने का ऑप्शन तो नहीं था। डिस्क पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क जो क्रिएट किए हैं उस पे क्लिक कर देते हैं। ये अपने पास हार्ड डिस्क है, न्यू डिस्क के नाम से जोड़ा था। और आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हमें कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो एक्सप्लोर करके हमें डेटा दिखाई पड़ जाएगा। नो, वी डोंट हैव ऑप्शन। एक तरीके से ये ठीक भी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी कंप्यूटर के डेटा को देख सकता है अगर यहाँ से हमें एक्सेस मिल गया तो। अगर हमने किसी क्लाइंट को वर्चुअल मशीन दे रखी है और क्लाइंट जो है इंपॉर्टेंट डेटा रख रहा है, बंदा यहाँ पे एडमिन आउटसोर्स वाला बंदा सारा डेटा देख रहा है, तो विच इज नॉट गुड फॉर एनी क्लाइंट ना। वी डोंट हैव ऑप्शन। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ये है कि आप अपनी ये हार्ड डिस्क जो है ना एक्सपोर्ट करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं हार्ड डिस्क का, तो आप इसको ना एक्सप्लोर करा सकते हो, एक्सपोर्ट करा सकते हो, आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो ऑन प्रोमाइसेस पे। हम्म, ठीक है, ये हो गई वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क। और अब फटाफट से इसका लेते हैं स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट के थ्रू दूसरी हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे। डेटा इसमें हमने एक फोल्डर अपलोड कर रखा है। अब वीएम की डिस्क ओपन करेंगे, क्रिएट स्नैपशॉट पे जाएंगे। यहाँ पे टेस्ट स्नैप के नाम से हमने तैयार किया। फुल इंक्रीमेंटल एज पर योर रिक्वायरमेंट, सो हम अभी फुल पे जाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम फुल ही आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एंड ये सर क्रिएट हमें स्नैपशॉट। ऑटोमेटिक क्रिएट करना पड़ेगा क्या, बिना किसी के बोले हुए? जैसे क्लाइंट अगर नहीं बोल रहा है कि हमें स्नैपशॉट नहीं चाहिए, या हमसे कुछ नहीं बात हो रही है स्नैपशॉट की, तो हमें नहीं हम ऑटोमेटिकली क्यों, क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, क्यों जरूरत है? नहीं जरूरत है हमें। हम बिना क्लाइंट के इंफॉर्मेशन के कोई भी टास्क अपनी तरफ से नहीं परफॉर्म करेंगे। अच्छा, बट एक बार तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना सर, ये डेटा रिकवरी के लिए। नहीं, अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरा डेटा इंपॉर्टेंट है, नहीं जाना चाहिए कहीं पे, आप कुछ भी करो, देन वी कैन ये प्रोसीड। चार्जेस बढ़ जाएगा, चार्जेस आ जाएगा तो स्नैपशॉट का। अदरवाइज यू हैव टू पे एडिशनल अमाउंट ना, फिर वो फिर एडिशनल टास्क हाँ, पे करना पड़ेगा, फिर उसका कोई क्योंकि बेनिफिट ही क्योंकि नहीं फिर। क्लाइंट बोल देगा मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था कि ये लेना पड़ता है, ये नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हम उसके इवन साथ मीटिंग करके तो पहले उसको सारा एक्सप्लेन कर देंगे क्या है क्या नहीं, एग्जैक्टली सारी पहले डिटेल। आप इन्फॉर्म करोगे, देन यू कैन प्रोसीड फॉर दैट। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट को हम अवेयर करें ये सारे मेथड को। नहीं, क्लाइंट खुद पूछेगा आपसे। ओके। क्लाइंट जब पूछता है ना तभी हम डिस्क्राइब करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे उसके साथ। क्लाइंट अगर कहता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेक केयर माय डेटा। ठीक है, वो क्लाइंट खुद कह रहा है कि प्लीज़ आप मेरे डेटा का टेक केयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। देन आप अपनी चीज़ों जो है ना उसको डिफाइन कराएंगे कि वी हैव अ मल्टीपल वे, वी हैव अ मल्टीपल मेथड जिसके थ्रू हम अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सा मेथड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने क्लाइंट से, ये कन्वर्सेशन आप अपने क्लाइंट से करेंगे कि आप बता दीजिए कि कौन एक्चुअली सा सर, मेथड आप बेटर रहेगा। सिनेरियो क्या होता है ना सर, क्लाइंट जब काम करता है, जैसे उसका डेटा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम नहीं बोलता है, जब वो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे इतना हम्म वैल्यूएबल डेटा भी नहीं है, जब जब हम्म क्रैश हो जाता है, नहीं मिलता है, तब बोलता है मेरा वैल्यूएबल डेटा तुम क्यों पहले नहीं बताया, जे तुम स्क्रीनशॉट तुम्हारा है, तुम रख सकते थे, हम चार्जेस देने के लिए राजी था, तुम बोला नहीं, अब तो इस इसलिए तरीके से तो इसलिए बोल क्लाइंट रहा है कुछ भी पहले। कह सकते, नहीं नहीं, हाँ, इस तरीके से तो इसलिए। क्लाइंट कुछ भी कह सकता है ना। कल की डेट में आपकी जो बिलिंग है वो बिलिंग बहुत ज्यादा हाई आ रही है। ठीक है, थिंक अबाउट इट। आपकी बिलिंग बहुत हम्म, ज्यादा हाई आ रही है, तो उसके लिए भी तो क्लाइंट बोलेगा हमें कि ऐसा कैसे इतना ज्यादा बिल आ गया, यू नीड टू जस्टिफाई हाँ, आप कौन सी तो सर्विस चला उसी रहे हो, कंडीशन लाइक से दैट। हम लोग सर उससे पहले बोल देंगे ना सर, जैसे सर आपका डेटा जो है सर, हम लोग एक स्नैपशॉट रख रहा है, क्योंकि ये रिकवरी के लिए, इसके लिए अलग सा हम्म बिल आएगा, तो वो एग्री करेगा, तो हम लोग के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सेफ साइड है ना सर। हाँ ठीक है, क्लाइंट के लिए मतलब आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बेटर है। बट
बिना उसके एग्रीमेंट के हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, अपनी तरफ से नहीं करेंगे। अगर वो कहता है कि ठीक है एवरीथिंग इज ओके आप कर सकते हो, देन वी कैन प्रोसीड विद दैट। ये ऑटोमेटिक हो सकता है सर स्नैपशॉट? ऑटोमेटिक स्नैपशॉट स्क्रिप्टिंग लगा के हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सूरज शेड्यूल शेड्यूल करने के बारे में बोल रहे हो क्या, कि शेड्यूल हाँ हाँ कर सर, सकते हैं शेड्यूलिंग। स्क्रिप्टिंग हाँ स्क्रिप्टिंग सर पोर्टल के ऊपर ही होगा या बाहर से स्क्रिप्ट नहीं पड़ेगा? पोर्टल पे हुआ है, शेड्यूलिंग होगी, केवल शेड्यूल कर देंगे हम इसको बस। तो वो ऑप्शन थोड़ा दिखा दीजिएगा। चलो ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट को रिवर्ट बैक करना वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ वी कैन रिवर्ट बैक द स्नैपशॉट। वी शुड नो अबाउट द मेथड कि किस तरीके से हम रिवर्ट बैक करते हैं स्नैपशॉट को। स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद वी जस्ट नीड टू ओपन इट। टेस्ट स्नैपशॉट के नाम से बनाया है। अब आप इस एक सिंगल स्नैपशॉट की हेल्प से मल्टीपल एक सिंगल स्नैपशॉट की हेल्प से आप मल्टीपल हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका बेसिकली जो यूसेज है, अगर आप एक डेटा मल्टीपल क्लाइंट को शेयर करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, तो उस केस में स्नैपशॉट हमारी हेल्प करेगा। डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्नैपशॉट विल हेल्प अस। सर, हम कोई भी रिस्टोर बनाते हैं तो उसके साइड में एक जेसन जेसन व्यू आता करके आता है, इसका क्या यूज होता है सर? जेसन जेसन होता है लैंग्वेज, YML होता है लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम अपने कोड को डिप्लॉय करते हैं, नॉट कोड, स्क्रिप्ट को डिप्लॉय करते हैं। अगर आपने बहुत सारी चीजों का टेम्पलेट पहले से बना, उसी को टेम्पलेट बोलते हैं, आपने टेम्पलेट बना करके एक अच्छा, फोल्डर रख ये लिया है। जेसन को ही टेम्पलेट। हाँ, एक टेम्पलेट बना के रख लिया और किसी ने बोला कि मुझे हार्ड डिस्क चाहिए, आपने विद इन मिनट फटाफट से वो जो है कोड जो है अपलोड किया, विद इन मिनट आपकी हार्ड डिस्क रेडी हो गई। जेसन कोड, YML कोड हर एक सर्विस के लिए अप्लीकेबल है, नॉट ओनली विद हार्ड डिस्क। हर एक सर्विस के लिए आप जेसन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चलिए जेसन कोड से बस सिमिलर ये ऐसे कैप्चर ही क्रिएट होगा। अगर इसमें कुछ हम जैसे सपोज हमने इसका स्नैपशॉट का कुछ अलग नेम रखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके जेसन कोड में हम चेंज कर देंगे तो वो दूसरे नेम से क्रिएट हो जाएगा। ऐसा कुछ एग्जैक्टली सीन है क्या यस। सर? हाँ जी बिल्कुल। जेसन में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कौन सी लोकेशन में रखना है, कौन से स्टोरेज में रखना है, कौन सा नेम रखना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी जेसन के कोड में। ओके सर, क्लियर। ठीक है, ये अपने पास हो गई डिस्क। और इसको अगर अटैच करना है तो आप पहले हार्ड डिस्क बनाएंगे नया, स्नैपशॉट के अंदर जाके हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे और इस हार्ड डिस्क को हम फिर अपनी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच कर देंगे। सेम लोकेशन में होनी चाहिए जहां पे आप हार्ड डिस्क तैयार कर रहे हैं। डिस्क 2 के नाम से हम यहाँ पे बना रहे हैं। कितनी हार्ड डिस्क है? ये बाय डिफॉल्ट 1000 GB दे रहा है, इतना नहीं चाहिए हमें, तो चेंज पे क्लिक करेंगे, चेंज साइज पे। और हमारी जो हार्ड डिस्क थी वो कितनी थी? 20 GB की थी। आप 20 GB स्पेस यहाँ पे दे दीजिए। परफॉर्मेंस टेयर में ये आपका डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लीजिए, 120 IO बेटर है, बेस्ट है। नेक्स्ट, प्रोसीड टू क्रिएट। चलिए, हार्ड डिस्क रेडी है, बट आपको इसको क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। बैक टू द वर्चुअल मशीन। यहाँ पे
क्रिएट एन अटैच डिस्क को छोड़ करके अटैच एन एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क, और यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क शो होनी चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। अटैच एन एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क, यहाँ पे सर्च करिए, डिस्क 2 के नाम से बनाया था, क्लिक करिए, सेव पे क्लिक करिए। एक नई हार्ड डिस्क यहाँ पे आ जाएगी विद सेम डेटा जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क में डेटा था। राइट क्लिक करेंगे, ऑनलाइन कर दीजिए, एक नया ड्राइव लेटर बन के तैयार हो जाएगा विद सेम डेटा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर स्नैपशॉट। दिस इज टेस्ट डेटा जिसका हमने स्नैपशॉट लिया था। इज दैट ओके? सर दूसरा वर्चुअल मशीन में ये हार्ड डिस्क ऐड करने का भी सेम प्रोसेस है ना? बिल्कुल, कितनी भी हार्ड डिस्क हो, कितनी भी वर्चुअल मशीन हो, सेम ही प्रोसीजर से हम इसको अटैच करेंगे। ओके सर। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल मशीन हार्ड ड्राइव। इसमें कुछ और पॉइंट है जो हम अपकमिंग क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, वीकेंड में डिस्कस करेंगे। एंड बाकी जो बैकअप वगैरह का पार्ट है वो बैकअप, क्योंकि अभी अपने पास VMSS भी है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझना है, VMSS का पूरा प्रैक्टिकल है, लोड बैलेंसर है उसमें, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट सैटरडे को कोशिश करेंगे सारी चीजें कंप्लीट करनी, आराम से हो जाएगी। और बाकी संडे को फिर बैकअप वगैरह का कॉन्सेप्ट, बैकअप एप्लीकेशन का डन। सर कैप्चर वो भी है ना सर? एडमिन कैप्चर एडमिन पोर्टल का कब करेंगे सर? एडमिन पोर्टल का था ना? कौन सा एडमिन पोर्टल का? वो आरडीपी लेते हैं ना सर, तो उसका दूसरा ऑप्शन था ना एक्सेस करने का एडमिन पोर्टल से। भाई ये वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज में ही है ना, बाहर तो है नहीं। एडमिन सेंटर की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, हाँ एडमिन सर, सेंटर, एडमिन सॉरी सेंटर। सर। वीएम की प्रॉपर्टीज में ही है, वीएम की प्रॉपर्टीज में ही हम डिस्कस करेंगे। अभी वीएम की प्रॉपर्टीज तो वाइंड अप किया नहीं हमने, ओके सर, ठीक है। है ना? तो ये सारी चीजें हम जो भी मतलब ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड पार्ट है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे वर्चुअल मशीन के केस में। ठीक है। सर ये हमारी इसमें टॉपिक में सर ये भी है क्या, वर्चुअल मशीन ऑन प्रीमाइसेस से वर्चुअल मशीन क्रिएट करना ऑन प्रीमाइसेस कंप्यूटर से? ऑन प्रीमाइसेस से वर्चुअल मशीन एजूर पे पोर्टल पे क्रिएट करना। यस, यस सर, सेम कंप्यूटर को। हाँ मतलब उसमें माइग्रेशन की सर बात कर क्या रहे हैं, बोलते हैं, एग्जिस्टिंग माइग्रेशन लोकल की बात यूजर कर को रहे हो ना? माइग्रेट। यस सर, हाँ माइग्रेशन पे। नहीं, माइग्रेशन 305 का है। माइग्रेशन का ठीक पार्ट जो है सर, 305 का है, AG 104 में नहीं है, ओके है ना? चलो मैं रिकॉर्डिंग शेयर ओके सर। करता हूँ आपको, और प्लीज अब थोड़ा सा देखो, इसमें प्रैक्टिकल करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट 3 घंटे की क्लास रहेगी सैटरडे को, और फिर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, विल कनेक्ट इन नेक्स्ट वीक। सर